नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रभा साक्षी। मैं हूं आपके साथ अंकित सिंह। कार्यक्रम है चाय पर समीक्षा और हमेशा की तरह इस कार्यक्रम में रहेंगे प्रभा साक्षी के संपादक नीरज कुमार दुबे जी। सर, बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद अंकित जी। शुरुआत हम इस कार्यक्रम की करते हैं किसान आंदोलन से। दरअसल 5 तारीख को मुजफ्फरनगर में महापंचायत का आयोजन किया जा रहा है। जी। माना जा रहा है कि देश भर के किसान इसमें जुटेंगे और आगे की रणनीति किस तरह की होगी, खास करके 3 कृषि कानूनों को लेकर जी। उस पर चर्चा होगी और एक तरीके से रणनीति तय की जाएगी कि आने वाले दिनों में सरकार को कैसे घेरना है। जी। और यह यूं कह सकते हैं कि आने वाले दिनों में जो चुनाव हैं उसमें किसानों की रणनीति क्या होगी, किसान नेताओं की रणनीति क्या होगी। जी। सर, किसान लगभग 10 महीने से आंदोलन कर रहे हैं 3 कृषि कानूनों को लेकर। वर्तमान स्थिति उनकी क्या है और इस महापंचायत के जरिए उनका एम क्या है, उनका लक्ष्य क्या है? क्या वो राजनीतिक तौर पर भाजपा को पटखनी देने की तैयारी में है या फिर सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं? जी। देखिए ये सरकार पर दबाव क्या बनाएंगे, क्योंकि आप देख लीजिए कि आपने जैसा कहा कि 10 महीने होने वाले हैं। 26 सितंबर को 10 महीने हो जाएंगे। तो सरकार पर दबाव बनाना होता तो शायद ये पहले दिन या दूसरे दिन बना लिए होते, 1 महीने में 2 महीने में बना लिए होते। लेकिन सरकार को पता है कि उसने ये जो 3 कानून पास कराए हैं ये किसानों के हित में है, छोटे किसानों के खास तौर पर हित में है। मंडी व्यवस्था समाप्त नहीं हो रही है, मंडियों की नई मंडियों की स्थापना की जा रही है, मंडियों में जो सुविधाएं हैं वो बढ़ाई जा रही हैं। आप देखिए कि रिकॉर्ड खरीद हुई है, खातों में पैसा सीधे गया है, किसानों के रिकॉर्ड उसमें भी नए बने हैं और कहीं कोई समस्या नहीं है। आप देख लीजिए कि देश में आप समाचार पत्र उठाकर देख लीजिए, आप टीवी चैनल्स को देख लीजिए, वेब पोर्टल्स को देख लीजिए, सोशल मीडिया मंचों को देख लीजिए, कहीं से आपको इस तरह की खबर नहीं मिलेगी कि कोई किसान ने आत्महत्या की है। पहले किसान आत्महत्या का कितना आंकड़े बढ़े हुए रहते थे, लेकिन किसानों की स्थिति कितनी सुधरी है इसको हमको देखना चाहिए। जो लोग बात कर रहे हैं 3 कृषि की जो कानून हैं उनकी वजह से किसानों का अहित हो जाएगा, तो ऐसा नहीं दिख रहा है। अगर हम वर्तमान के हालात को देखें, ये जो आंदोलन है ये भी सिर्फ पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में नज़र आ रहा है, हरियाणा के कुछ इलाकों में नज़र आ रहा है, हरियाणा में भी पूरे हरियाणा में नहीं है, ये एक चीज़ स्पष्ट है। तो ये जो आंदोलन है ये शुरू से ही राजनीतिक आंदोलन रहा है। अब जो राकेश टिकैत हैं वो पूरे देश भर का दौरा कर रहे हैं, सिर्फ किसानों के मुद्दे पर नहीं तमाम मुद्दों पर बोल रहे हैं। आप उनसे आज अफगानिस्तान के मुद्दे पर बुलवा लीजिए, आज आप उनसे राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर बुलवा लीजिए। तो सिर्फ जो चीज़ लेकर शुरू हुए थे वो सिर्फ वहीं तक सीमित नहीं है, उनका दायरा अब बढ़ चुका है। और पूर्णतः अगर हम देखें तो ये सिर्फ उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव, उत्तराखंड विधानसभा चुनाव, पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए एक बीजेपी को घेरने का प्रयास है। खासतौर पर ये चीज़ 2014 में भी साफ हुई, ये चीज़ 2019 में साफ हुई कि बीजेपी को उत्तर प्रदेश में जो बढ़त मिली है उसकी वजह से उसकी वहाँ केंद्र में सरकार बनी है। तो 2024 में ऐसा ना हो, इसलिए 2022 में बीजेपी को नुकसान पहुंचाना जरूरी है। इसलिए कुछ ताकतें सक्रिय हैं और जो किसान महापंचायत एक बुलाई गई है। अब आप देखिए कि सबसे बड़ी बात आप देखिए कि सरकार बार बार कह रही है, प्रधानमंत्री कह चुके हैं कि हम एक फ़ोन कॉल की दूरी पे हैं। सदन में जो सरकार है वो आश्वस्त कर चुकी है देश को कि हम ये जो विधेयक हैं, ये जो कानून बन गए हैं, अब इनमें किसानों के हित से जुड़ा सभी कुछ है। अगर कुछ अहित की बात है तो आप हमें वो प्रावधान बताइए, हम उसमें संशोधन को तैयार हैं। ये बात लोकसभा में कही गई है, राज्यसभा में कही गई है, तो कहीं किसी को संशय होना नहीं चाहिए। सरकार की तरफ से बार बार वार्ता के प्रस्ताव दिए जा चुके हैं, लेकिन अगर आप इसी बात पर अड़े रहेंगे कि पहले आप ये 3 रद्द करो फिर दोबारा नहीं बनाओ, तो ऐसे नहीं होता है। ये देश जो लोकतंत्र है, जो संविधान है, उसमें कुछ प्रावधान है, उसके तहत ही सब कुछ चीज़ें चल सकती हैं। पूर्व में भी ऐसा कोई उदाहरण नहीं है कि किसी सरकार पर दबाव बनाया गया हो और आपने कानून खारिज कर दिया हो और उसके बाद नए कानून बने हो। इस तरीके की अगर परंपरा शुरू होगी तो फिर सरकार के समक्ष आए दिन ऐसी डिमांड आएंगी। लोग बोलेंगे नहीं, आप इस कानून को रद्द करो, दूसरा बनाओ। ऐसे नहीं होता है। जो कानून पारित करने की एक प्रक्रिया होती है उसका पूर्णतः पालन किया गया है इन तीनों कानून पारित हुआ। हाँ, और हमको ये भी देखना चाहिए कि अभी ये 3 कानून जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के चलते ये स्थगित हैं, ये अभी प्रभावी नहीं है और कहीं किसानों को दिक्कत नहीं आ रही। कहीं भी आप देखिए कि चाहे जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना का पैसा पहुँचाने की बात हो, जैसे हमने बात करी कि चाहे जो किसानों की जो फसल है उसकी खरीद की बात हो, MSP पर सब कुछ
खरीदा जा रहा है। कहीं आपने चाहे आप पहले महाराष्ट्र से जो खबरें आती थी कि किसान आत्महत्या कर रहे हैं, देश के अन्य भागों से आती थी, किसानों मध्य प्रदेश से तमाम ऐसी खबरें आती थी। किसानों को कहीं कोई समस्या नहीं हो रही है, लगातार उनकी मदद की जा रही है। तमाम नई योजनाएं सरकार ने शुरू की हैं, चाहे वो उनकी फसल का बीमा की योजना हो, जो उनको क्रेडिट कार्ड दिया जाता है, वो योजना, तमाम तरह की योजनाएं हैं, एक नहीं अनेकों योजनाएं हैं और सबका सफलतापूर्वक उस पर काम चल भी रहा है। जहाँ तक किसान महापंचायत की बात है, तो अब आप लगा लीजिए कि एक लक्ष्य रखा गया है कि 10 लाख लोगों को जुटाने का। बिल्कुल। अभी हमको ये नहीं भूलना चाहिए कि कोरोना महामारी खत्म नहीं हुई है, दूसरी लहर अभी खत्म नहीं हुई है, तीसरी लहर आने की आशंका जताई जा रही है। हम अमेरिका में देख रहे हैं कि इस समय 1.5 2 लाख जो रोजाना नए मामले वहाँ पर आ रहे हैं। केरल की स्थिति आप देख लीजिए। अब आप वहाँ पर किसान महापंचायत में 10 लाख लोगों को जुटा रहे हैं, पंजाब से लोग लाए जा रहे हैं, हरियाणा से लाए जा रहे हैं, देश के अन्य भागों से लोग लाए जा रहे हैं। आपको आयोजन में कहीं हर एक को व्यक्ति को छूट है कि आप आयोजन करिए, लेकिन आप ये भी देखिए कि महामारी फैल सकती है, एक बड़ा कोरोना विस्फोट हो सकता है इस तरह के आयोजन से। तो हमको इस तरीके के आयोजन से बचना चाहिए। सरकार पर दबाव बनाइए, सरकार पर दबाव बनाने के तमाम तरीके हैं, अपनी बात रखिए। आप बॉर्डर पर जमे हुए हैं, आप जमे रहिए। हालांकि वो जमे रहने की वजह से लोगों को कितनी मुश्किलें हो रही हैं। जो दिल्ली के आसपास जो इलाके हैं, खासतौर पे हरियाणा के, अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश के इलाके हैं, जब वहाँ से लोग दिल्ली में एंट्री करते हैं तो उनको घूम कर आना पड़ता है। तो लोगों को परेशानी हो रही है, लेकिन लोग फिर भी वो सह रहे हैं, आपके अधिकारों को बाधित नहीं कर रहे हैं, जबकि आप उनके अधिकारों को बाधित कर रहे हैं। अब आपको ये देखना चाहिए कि कोरोना का अगर मामले बढ़े तो क्या ये किसान नेता जिम्मेदारी लेंगे। और हम जैसे कि शुरू से ही देख रहे हैं कि आंदोलन राजनीतिक है, और राजनीतिक इसलिए क्योंकि जो गुरनाम सिंह चढ़ूनी हैं, जो कि इनके एसकेएम के एक प्रमुख नेता हैं, जो संयुक्त किसान मोर्चा के प्रमुख नेता हैं, वो तो पंजाब में सीएम कैंडिडेट बन चुके हैं, अपनी एक नई पार्टी बना चुके हैं। तो आप जब ये बात कह रहे हैं और आप लैंग्वेज किस तरह की यूज़ करते हैं कि अब दिल्ली का गला घोंटना होगा, दिल्ली का गला घोंट देंगे, क्योंकि हम जब सारी तरफ से दिल्ली को सील कर देंगे तो दिल्ली का गला घोंट दिया जाएगा। एक हिमाचल प्रदेश में राकेश टिकैत थे, उन्होंने सीधा कहा कि तेरे बाप का ये जगह है। जी जी। तो और बक्कल ताड़ देंगे, लखनऊ को सील कर देंगे। ये धमकियां, ये जो चेतावनियां हैं, ये देश का किसान नहीं दे सकता है। ये जिसके मन में कुछ राजनीतिक पद पा लेने की एक लालसा बढ़ती जा रही है, वही दे सकता है। तो ये लोग किसान नहीं है। आम जो किसान है वो आज भी अपने खेत में काम कर रहा है, उसको जो सरकार ने वादे किए हैं, उसको अपनी उपज का जो मूल्य मिलना चाहिए वो मिल रहा है, वो खुश है। और ऐसे तमाम सर्वे भी आए हैं जो ये दर्शाते हैं कि किसानों में कहीं नाराज़गी नहीं है। ये जो कुछ आंदोलन चल रहा है, आप ये लगा लीजिए कि जो आज आंदोलन यहाँ पर जिसके हम खासतौर पे दिल्ली एनसीआर में ज़्यादा चर्चा करते हैं कि ये किसानों का आंदोलन है, आप जाकर देखिए क्या गुजरात में इस आंदोलन की चर्चा है? नहीं है, क्योंकि गुजरात के किसानों को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि क्योंकि उनको सब कुछ वहाँ पर मिल रहा है। राजस्थान में चले जाइए, राजस्थान में कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। जो लोग एक विशेष दल से जुड़े हुए हैं, इस आंदोलन को समर्थन कुछ लोग राजनीतिक दल अपने अंदरूनी तौर पर दे रहे हैं, उन्हीं को इनसे फ़र्क पड़ता है। बस बाकी आम किसान को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आम किसान खुश है क्योंकि उसने देखा कि वो किस कदर, जब उसको कोई मुआवजा लेना होता था, उसको किसी योजना का लाभ लेना होता था, तो वो भ्रष्टाचार का शिकार होता था, उसको तमाम जगह कुछ खर्चा पानी देना पड़ता था। अब वो उससे बच गया है क्योंकि सीधा जो मदद है, जो योजना का लाभ है, उसके खाते में आता है। और ये सुनिश्चित किया है सरकार ने, एक बड़ी कामयाबी है। बिल्कुल। और वो दृश्य हमें नहीं भूलना चाहिए जब सब्सिडी पे खाद लेने के लिए, बीज लेने के लिए किसानों को लाठियों का सामना करना पड़ता था। एक वो दृश्य। सर, आपने जिक्र किया 10 लाख लोगों का जमावड़ा होगा। सर, सवाल उठता है कि ये 10 लाख लोग आएंगे कैसे? आएंगे तो पैसा कहाँ से आ रहा है कि इन्हें बुलाया जाएगा? ये आएंगे, रहना इनका, खाना इनका, इतने पैसे किसान नेता, वो तो किसान है, उनके पास इतने पैसे कौन? राजनीतिक दल तो ये कह सकते हैं कि हमें फंड मिलते हैं, किसानों को कहाँ से मिल रहे हैं? ये सवाल बार बार उठ रहा है और हमेशा उठेगा कि आपको कहाँ से फंड आ रहे हैं। नहीं, देखिए, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि जो कुछ ऐसी विदेशी ताकतें हैं जो नहीं चाहती कि भारत में शांति रहे, जो नहीं चाहती कि भारत तरक्की की राह पर आगे बढ़े, जो अस्थिरता का एक माहौल पैदा करना चाहती हैं, उनके हाथ में कुछ किसान नेता खेल रहे हैं।
ये एजेंसियों की ओर से भी कई बार इनपुट दिए गए हैं, मीडिया रिपोर्टों में बात सामने आई है। ठीक है, कोई स्वीकार नहीं करता, वो अलग बात है, लेकिन इस तरीके की जो चीज़ें हैं, इतने बड़े स्तर पर अगर आंदोलन चल रहा है, अगर 10 महीने से आंदोलन चल रहा है, तो वो बिना भारत विरोधी ताकतों की ओर से दी जा रही राशि के संभव नहीं है। और आप देखिए कि जो लोग खुद को किसान कहते हैं, अब आप ये कहते हैं कि आपने पुलिस ने हम पर लाठीचार्ज कर दिया, पुलिस तालिबानी रवैया अपना रही है, लेकिन आप क्या कर रहे थे, ये वीडियो दिखा रहा है, वीडियो ये भी दिखा रहा है, आपने एक एसडीएम पर तो सवाल उठा दिया कि उसने सिर फोड़ने की बात कर दी, लेकिन आप हाथों में कस्सी फावड़ा लेकर पुलिस पर हाँ, शांतिपूर्ण किसान कभी ऐसा नहीं कर सकता कि वो कस्सी लेकर भागेगा पुलिस वाले के पीछे, या लाठी लेके भागेगा, फावड़ा लेके भागेगा पुलिस वाले के पीछे। इस तरीके की जो पत्थरबाजी क्या किसान कर सकता है? कभी नहीं कर सकता। किसान तो कोमल हृदय होता है, वो तो धरती से फसल उगाता है कि लोगों का पेट भर सके, तो वो किसी के जीवन को खतरे में क्यों डालेगा? वो चाहे वो, हमने देखा कि किसान सहता रहता है, लेकिन वो कभी हमला नहीं करता है। लेकिन ये जो हमले कर रहे हैं, हम नहीं कहते कि किसानों को सहना चाहिए सब कुछ। किसान को जब उस संतोषजनक जीवन एक मिल रहा है आज की तारीख में, तो वो इस तरीके की हरकत नहीं करेगा। जो लोग कर रहे हैं वो किसान नहीं है। पत्थरबाजी जो लोग कर रहे हैं, पुलिस वालों पर गाड़ियां तोड़ दे रहे हैं, एक विशेष दल के लोग अगर उनके गांव में आते हैं तो उनको दौड़ाकर भगाया जाता है, उनकी गाड़ियां तोड़ दी जाती हैं, पत्थर उन पर मार दिए जाते हैं, तो ऐसा किसान नहीं कर सकता है। ये कुछ राजनीतिक दलों के लोग या फिर जो कुछ भारत विरोधी शक्तियों के हाथों में खेल रहे लोग ही ऐसा कर सकते हैं। बिल्कुल, संघर्ष का बहुत सारे तरीके हैं, हिंसा उसमें कहीं शामिल नहीं होना चाहिए। सर, थोड़ा सा उत्तर की तरफ चलते हैं। पंजा, जी पंज प्यारे, जी पंजाब जी और 10 जनपद। जी सर, आखिर अगले साल चुनाव है। पंजाब में ऐसा लग रहा था कि सब कुछ थम गया है, सिद्धू बनाम अमरिंदर जी कहीं ना कहीं अंदर में जरूर होगा, लेकिन बाहरी तौर पर अब पार्टी एकजुट रहने की कोशिश करेगी, दिखाएगी भी कि पार्टी एकजुट है, लेकिन विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। जी लगातार नए मुद्दे सामने आ रहे हैं, लगातार नए जो एक तरीके से जो वाद विवाद है वो सामने देखने को मिल रहा है। जी पंजाब का उलझन आखिर आला कमान के सामने एक तरीके से ना सुलझने वाली पहेली कैसे बन गई है सर? जी देखिए, दरअसल लड़ाई सिर्फ हमको जो सामने दिख रही है वो अमरिंदर सिद्धू की है, लेकिन जो पर्दे के पीछे की लड़ाई है वो अमरिंदर और कांग्रेस आलाकमान की है। क्योंकि अमरिंदर स्वतंत्र तौर पर फैसले लेते हैं, वो दिल्ली से आए आदेशों को पर ही काम करेंगे ऐसा नहीं है। ठीक है, दिल्ली से जो आदेश आते हैं उनको मानते हैं वो एक पार्टी के नेता के तौर पर, लेकिन वही उनके लिए अंतिम फैसला नहीं होता है। वो स्वतंत्र तौर पर फैसले लेते हैं, स्वतंत्र विचार रखने के लिए जाने जाते हैं। आपने देखा कि जलियांवाला बाग का जो स्मारक जो है वहाँ पर उसका नवीनीकरण किया गया है, पुनरुद्धार किया गया है, तो उस पर सवाल उठा दिए राहुल गांधी ने कि ये शहीदों का अपमान है। अब आप देखिए कि वो अमरिंदर सिंह हैं, उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है, और वो जो कार्य वहाँ पर हुआ है वो बहुत बेहतर हुआ है। और ये हम सबका एक दायित्व भी है कि आज़ादी के जो आंदोलन था, आज़ादी का जो संघर्ष था, उस दौरान की जो यादें हैं, जो उस समय के जो प्रतीक हैं, उनको संरक्षित रखा जाए ताकि आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा मिल सके। और उस दिशा में सरकार ने ये काम किया है। और हमको ये देखना चाहिए कि हम विवाद पैदा करें उससे पहले हम जाके जरा एक बार वहाँ पर पवित्र स्थली के दर्शन कराएं कि वहाँ पर हुआ क्या है। हम विवाद करने के लिए कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन ऐसी चीज़ों को विवाद में नहीं लाना चाहिए। तो अमरिंदर सिंह ने तुरंत खंडन किया, और आप देख सकते हैं कि ट्रेंडिंग टॉपिक बन गया था उस दिन का कि अमरिंदर ने राहुल गांधी को धोया, इस तरीके की चीज़ें चल रही थी। तो ये कई बार हो चुका है कि अमरिंदर सिंह ने आलाकमान की बात नहीं मानी, इसीलिए आलाकमान नवजोत सिंह सिद्धू को लगातार आगे बढ़ाता रहा। जब अमरिंदर भी नहीं मिलते थे सिद्धू से, तब प्रियंका गांधी से उनकी घंटों घंटों मुलाकात हो जाती थी, सोनिया गांधी से घंटों घंटों मुलाकात हो जाती थी। और ठीक है, उनको ये एक कड़वा घूंट के तौर पर स्वीकार करना पड़ा कि नवजोत सिंह सिद्धू पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष बन गए, उनकी तमाम कोशिशों के बावजूद, रोकने की कोशिशों के बावजूद बन गए। अब उन्होंने वो भी स्वीकार कर लिया। लेकिन अब जब उन्होंने ये देखा कि जब नवजोत सिंह सिद्धू आ ही गए हैं, और अमरिंदर ये चीज़ जानते हैं कि नवजोत सिंह सिद्धू अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने वाले नेता हैं, और उन्होंने जब बयानबाजी शुरू करी और जब ये कह दिया कि मैं आलाकमान की ईंट से ईंट बजा दूंगा, तो ये तो आलाकमान भी स्वीकार नहीं करेगा। और इसीलिए जब वो दिल्ली आए तो उनको सोनिया गांधी ने मिलने का समय नहीं दिया, प्रियंका गांधी ने मिलने का समय नहीं दिया,
इस तरीके की रिपोर्टें आई सामने। तो इससे अमरिंदर खेमा अब थोड़ा सा अपने आप को मजबूत कर रहा है। अब वहाँ पर अविश्वास प्रस्ताव की बात आ गई, और अविश्वास प्रस्ताव जब सदन में किसी पार्टी को पूर्ण बहुमत हो और सरकार गिरने की कोई संभावना नहीं हो, और ऐसे में अगर अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है तो वो जो मुख्यमंत्री होता है वो अपने आप वो और मजबूत होकर उभरता है। हमने देखा था कि किस तरीके से पिछली सरकार के कार्यकाल में प्रधानमंत्री मोदी की सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया। वो अविश्वास प्रस्ताव गिरना ही था, लेकिन वो लाके गलती कर दी गई थी, और उससे प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी और सशक्त हुए थे और मजबूत हुए थे राजनीतिक रूप से। तो ये एक बड़ी गलती वहाँ पे कर दी गई है पंजाब में अविश्वास प्रस्ताव की बात कह के। तो पंजाब की जो उलझन है वो अभी जितनी दिख रही है सिर्फ वहीं तक सीमित नहीं रहने वाली है। जब बात आएगी टिकटों के वितरण की, जब बात आएगी उम्मीदवारों के चयन की, तभी झगड़ा और बढ़ेगा। और हो सकता है कि जिस तरीके से नवजोत सिंह सिद्धू की जो स्टाइल है राजनीति करने का, उनका जो स्टाइल है, वो उसको देखते हुए शायद वो पद भी छोड़ दें, सब चीज़ें छोड़ दें, फिर से कांग्रेस के लिए एक नई मुश्किल खड़ी कर दें। तो इसीलिए आपने देखा कि हरीश रावत हैं वो भी परेशान हो गए हैं। उन्होंने सोनिया गांधी से रिक्वेस्ट किया है कि मुझे पंजाब से बाहर निकालो। बिल्कुल, क्योंकि उनका जो पद की लालसा है वो खतरे में है इस वक्त उत्तराखंड में, क्योंकि हरीश रावत के लिए भी उत्तराखंड में परिस्थितियां उतनी आसान नहीं है। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो कांग्रेस के लिए स्थितियां फिलहाल सहज नहीं है पंजाब में। राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भी हम देख ही रहे हैं किस तरीके से बवाल मचा हुआ है। लेकिन प्रशांत किशोर को लेकर क्या कुछ कांग्रेस में एंट्री आसान है उनके लिए? क्योंकि हरी झंडी तो राहुल के जो किचन कैबिनेट जिनको आप कहते हैं उन्होंने तो हरी झंडी दे दी थी, फिर मामला कहाँ फंसा है? जी, देखिए मामला फंसाया है G23 ने, और किसी भी पार्टी में जाना बहुत आसान काम होता है। लेकिन प्रशांत किशोर अगर के मामले में अगर हरी झंडी मिलने के बाद भी महीनों भर बाद भी 1.5 महीने 2 महीने बाद भी अगर मामला अटका हुआ है तो वो दिखाता है कि समस्या है। दरअसल हमने देखा कि जब चुनाव होते हैं तो ये पार्टी का नेता आज पार्टी छोड़ी, शाम को उस पार्टी में शामिल हो गया। बहुत आसान होता है किसी भी पार्टी में ज्वाइन कर लेना, क्योंकि पार्टी को भी लगता है कोई आ रहा है तो आप ले लो, ठीक है, वो दूसरी विचारधारा का है, उसने हमको पूर्व में बहुत बुरा भला कहा होगा, लेकिन कोई बात नहीं, आप आज उससे कुछ लाभ हो सकता है तो आप उसको ले लो, बाद में देखेंगे उनको क्या देना है। या कई बार लोग डील भी करके आते हैं कि मुझे वो पद चाहिए, या किसी पार्टी को लगता है कि हम इस व्यक्ति को वो पद देंगे तो शायद हमको और सीटों का लाभ हो जाएगा, तो इसलिए भी उनको ले लिया जाता है। प्रशांत किशोर के मामले में जो हम देखते हैं कारण दूसरा ये है कि प्रशांत किशोर वहाँ पर टिकट लेने नहीं जा रहे हैं, खुद के लिए टिकट लेने नहीं जा रहे हैं, वहाँ पे वो टिकट बांटने जा रहे हैं। और यही एक बड़ी समस्या है कि जो G23 है उनको लगता है कि वो एक नेता के तौर पर नहीं, एक चुनाव रणनीतिकार के तौर पर आएंगे। और अब तक चुनाव से पहले मान लीजिए कि जो कांग्रेस कार्य समिति की बैठक होती है उसमें जो भी रणनीति बनती है, किस तरीके से किस किस वर्ग को कितने टिकट दिए जाएंगे, क्या हमारा कैंपेन का स्वरूप होगा, और कब से कैंपेन चलाना है, और कैसे किस पर निशाना किन मुद्दों पर साधना है सामने वाले पर, ये सब चीज़ें तय की जाती हैं। तो अब उनमें सबकी राय भी ली जाती है, सब नेताओं की, भले ही वो राय पर अमल हो या नहीं हो, लेकिन राय ले ली जाती है। अब जब प्रशांत किशोर उस कार्य समिति में बैठेंगे या उन चुनाव प्रबंधन समिति में बैठेंगे तो वो एक नेता के तौर पे नहीं, चुनाव रणनीति की कार के तौर पे बैठेंगे। तो ऐसे में क्योंकि प्रशांत किशोर का अगर हम वो देखें ट्रैक रिकॉर्ड तो वो बहुत अच्छा है रणनीतिकार के तौर पर, तो ऐसे में वो G23 या कांग्रेस के जो अनुभवी नेता हैं उन पर भारी पड़ेंगे, उन्हीं की बात सुनी जाएगी। टिकट कैसे बांटना है, कब बांटना है, कब कब कितने बांटने हैं, किसको देना है, किसको काटना है, इसमें उनकी ही चलेगी। इसीलिए विरोध हो रहा है कि ये कल का आया व्यक्ति हम पर भारी पड़ेगा, और अगर एक बार आ गया तो हम सबकी लिए मुश्किल खड़ी हो जाएगी। तो इसलिए विरोध चल रहा है। इसलिए सोनिया गांधी को कहा जा रहा है कि आप एक सेवाएं लेना चाहते हैं इनकी एक पेशेवर के तौर पे वो लीजिए, पार्टी में मत लीजिए। और अब देखिए कि शायद ही हमको हाल के वर्षों में ऐसा ध्यान आता हो कि किसी व्यक्ति की पार्टी में एंट्री इतने समय तक लटकी हो, बिल्कुल, जबकि जो कांग्रेस के दोनों तरफ से मामला क्लियर हो, दोनों तरफ से मामला क्लियर है, सब कुछ क्लियर है, और उनकी छवि भी अच्छी है, सफल भी हैं एक पेशेवर के तौर पर, उसके बावजूद अटकी है। तो विरोधी भी हैं, मोदी विरोधी भी हैं, और मोदी विरोधी एक मोर्चा बनाने का भी प्रयास कर रहे हैं, और सभी दलों में खासतौर पे विपक्षी दलों में उनके अच्छे संपर्क हैं। तो कांग्रेस की इस बारे में भी मदद कर सकते हैं कि एक जो गठबंधन यूपीए का और कौन कौन से दल उसमें आ सकते हैं, कांग्रेस को नेतृत्व मिले, बहुत फ़ायदा पहुंचा सकते हैं कांग्रेस को अगर अपनी रणनीतियों से वो चाहें तो। लेकिन इसी बात का विरोध हो रहा है कि वो आएंगे तो कांग्रेस के सारे अनुभवी नेताओं पर भारी पड़ जाएंगे, और यही नहीं चाहते हैं G23 के नेता कि प्रशांत किशोर सीधे तौर पर पार्टी में शामिल हों, वो पार्टी के लिए रणनीति बनाएं और
जैसा हमने देखा उत्तर प्रदेश में उनकी रणनीति कारगर हुई, वैसा कारगर हो ये भी हो सकता है सर। ये भी हो सकता है, हाँ। तो खैर, आज के चाय पर समीक्षा कार्यक्रम में इतना ही। अगले सप्ताह आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए मुझे यानी अंकित सिंह और प्रभा साक्ष्य के संपादक नीरज कुमार दुबे को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।